नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन भारती जी द्वारा रचित एकांकी का अध्ययन कर रहे थे। एकांकी का शीर्षक था आवाज का नीलाम। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं आवाज का नीलाम। ये एक एकांकी है और एकांकी किसके द्वारा रचित है? धर्मवीर भारती द्वारा। धर्मवीर भारती द्वारा रचित एकांकी है। भारती जी द्वारा रचित इस एकांकी में अपनों ने देखा था कि प्रमुख पात्र हैं कौन कौन। सेठ बाजोरिया है और सेठ बाजोरिया के साथ दूसरे प्रमुख पात्र हैं मिस्टर दिवाकर। मिस्टर दिवाकर। एकांकी कहां पर रचा जा रहा है? ये ऑफिस है। और ऑफिस किसका है? ऑफिस मिस्टर दिवाकर का। मिस्टर दिवाकर के ऑफिस में सेठ बाजोरिया भी आ चुके हैं। कल की क्लास में अपनों ने देखा कि सेठ बाजोरिया भी इनके ऑफिस में आ चुके थे और यहाँ पर दोनों बैठे आपस में बात कर रहे हैं। दोनों आपस में बात करते हैं तो उस समय मिस्टर दिवाकर कहते हैं कि मुझे सभी आवाजों में, यानी बाहरी जितनी भी आवाजें हैं उनमें मुझे मेरे पियानो जो था इनके पास, वो जापानी टॉय था। टॉय का मतलब है कि खिलौना। इनके पास एक खिलौना रखा हुआ है पियानो, जिसके तारों को ये झंकारते रहती हैं जिससे आवाज निकलती है। तो दिवाकर कहते हैं कि मुझे इसकी आवाज भली लगती है क्योंकि ये खिलौना है और खिलौने जब आवाज करते हैं, या फिर अपन यूं कहें कि बच्चों के खेलने की चीज होती है, तो बच्चे जो सीधे मन के होते हैं तो उनके मन में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता। तो इसलिए मिस्टर दिवाकर यूं कहते हैं कि मुझे पियानो की आवाज अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मुझे एक सच्चे इंसान की आवाज चाहिए, मुझे सच्चाई की आवाज पसंद है। और इसीलिए शायद मैंने इतना बोलते ही है कि इतने में सेठ बाजोरिया बोल पड़ते हैं कि हाँ, इसीलिए शायद आपने अपने अखबार का नाम भी आवाज रखा। मिस्टर दिवाकर कहते हैं कि जी हाँ बाजोरिया साहब, इसीलिए मैंने मेरे अखबार का नाम आवाज रखा था। वहां पर मिस्टर दिवाकर ये भी कहते हैं कि आज मैंने जिस मकसद के लिए मेरा अखबार निकाला था वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये जो सब बाहरी आवाजें हैं इनके बीच एक आवाज का निर्माण हो रहा है, और जिस आवाज का निर्माण हो रहा है वो जनता की आवाज होगी, सच्चाई की आवाज होगी। परंतु आपको पता है, आज लोग हैं वो सच्चाई की आवाज को पसंद नहीं करते। आज लोग सच्चाई की आवाज को सुनना ही पसंद नहीं करते। सबके सब लोग, यानी सामान्य जनता, सेठ बाजोरिया के शौक कवर रंग बिरंगे व भड़कीले अखबारों को पसंद करते हैं। ये थे मिस्टर दिवाकर, जिनके दिमाग में किसी भी प्रकार का भेद नहीं। जो कहते हैं वो सीधा सच्चा कहते हैं और सबके जिसको भी कहना होता है उसी को कहते हैं। सेठ बाजोरिया एक बड़े व्यक्ति हैं, पूंजीपति वर्ग से हैं। इनके 3-4 अखबार निकलते हैं, जबकि मिस्टर दिवाकर के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी जीविका का निर्वाह भी अच्छे से कर सके। इन्होंने अपनी पत्नी के इलाज के लिए इनसे पैसा ले रखा है, फिर भी इनके यहाँ चापलूसी करने की बजाय, इनके सामने इनकी बड़ाई करने की बजाय वो हकीकत बयां करते हैं। वो बोलते हैं कि आज की जनता है वो सच्चाई की आवाज को पसंद नहीं करती। वो किसको पसंद करती है? वो सेठ बाजोरिया के शौक कवर का मतलब है कि बहुत ही अच्छा कवर, अच्छे कवर, रंग बिरंगे और भड़कीले चित्रों वाले अखबार को पसंद करती है जनता। सच्चाई की आवाज को कौन सुनना चाहता है? और
जैसे ही मिस्टर दिवाकर सेठ बाजोरिया के लिए ये बात कहते हैं तो मिस्टर बाजोरिया कहते हैं कि मिस्टर दिवाकर, आप किसी पर पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकते, पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकते, अर्थात आप व्यक्तिगत रूप से किसी पर इस प्रकार से व्यंग्य कैसे कर सकते हैं, आप किसी को व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार से बातें कैसे कह सकते हैं, मेरे अखबार के लिए आप इस प्रकार की बातें कह क्यों रहे हैं, क्या हक है आपको। मिस्टर दिवाकर कहते हैं कि ये मैंने देखा है, तभी तो आज ये नौबत आ गई कि मुझे मेरा अखबार बेचना पड़ रहा है। यहां पर ये परिस्थिति भी सामने आती है कि दिवाकर को अपना अखबार क्यों बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि उनका अखबार ज्यादा चलता नहीं है। और चलता क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें सच्चाई की आवाज छपती है। ये एक सीधा साधा अखबार है जिसमें हकीकत छपती है, जिसमें न रंग बिरंगे भड़कीले चित्र है, न जिसका बहुत ही अच्छा उच्च लेवल का कवर है। तो इसलिए इनका अखबार बहुत कम चलता है और इस वजह से इनके परिवार की मौलिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती और इसीलिए इनको अपनी पत्नी के इलाज तक के लिए पैसे लेने पड़ते हैं। जबकि सेठ बाजोरिया के पास खूब पैसा है, 3-4 अखबार निकलते हैं और 3-4 अखबार निकलते हैं तो सामान्यतः थोड़ा कम पैसे में भी बिकते हैं। क्योंकि मांग और पूर्ति, मांग के आधार पर पूर्ति होती है। तो एक ही समय में यदि अपन कम पत्र छापें और एक साथ अपन ज्यादा पत्र छापें तो ज्यादा पत्रों का ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता जितना कम खर्चों का पड़ता है एवरेज में। तो इसलिए अब मिस्टर दिवाकर का खर्चा तो ज्यादा लगता है परंतु अखबार चलता नहीं, इधर इनका खर्चा कम लगता है परंतु अखबार भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। इनके अखबार बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और कुछ रंग बिरंगे चित्रों से भी बने हुए हैं, तो इसलिए इनका अखबार खूब चलता है, तो इनके पास खूब पैसा है। सेठ बाजोरिया कहते हैं कि आप इस प्रकार से पर्सनल रिमार्क नहीं कर सकते। और फिर सेठ बाजोरिया यूं कहते हैं कि मेरी मनसा गलत नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं मिस्टर दिवाकर? मैं तो यूं चाहता हूं कि हमारा सांस्कृतिक स्तर ऊंचा हो, हमारा सांस्कृतिक स्तर उच्च हो, मैं तो ये चाहता हूं। और सांस्कृतिक स्तर उच्च करने के लिए ही मैं चाहता हूं कि हमारे अखबार भी अमेरिका जैसे हों, अमेरिका जैसे यानी रंग बिरंगे चित्रों वाले हों और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दिखने वाले पेजेस हों, ताकि हमारे अखबार ज्यादा से ज्यादा बिके, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और इसके साथ साथ पैसे भी कम हो, यानी कम रुपए में हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद पाएंगे और इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी। और इसलिए मैं सांस्कृतिक स्तर सुधारने के लिए ही इस प्रकार के अखबार छापता हूं। मेरी मानसिकता गलत नहीं है, मैं जनता को गुमराह करने के लिए अखबार नहीं छापता। यहाँ पर सेठ बाजोरिया अपनी सफाई दे रहे हैं कि मैं जनता को गुमराह करने के लिए नहीं, उनका सांस्कृतिक स्तर सुधारने के लिए पत्र छापता हूं। इस प्रकार के मिस्टर दिवाकर कहते हैं क्या बात है सेठ बाजोरिया जी, आजकल तो इसका मतलब तो सभी को ही सांस्कृतिक स्तर सुधारने की बीमारी लगी है और इसीलिए कोई तो लाइमलाइट खरीद रहा है, कोई अखबार, कोई आवाज खरीद रहा है, यानी वो 2-3 अखबारों के नाम लेते हैं कि लगभग लोग हैं वो अखबारों को खरीद रहे हैं, अन्य लोगों के अखबारों को खरीद के और अपने अखबार बना रहे हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा अखबार छाप रहे हैं ताकि लोगों का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा होता ही जाए। मिस्टर दिवाकर कहते हैं कि क्या बात है, सबको बीमारी लगी हुई है सांस्कृतिक स्तर सुधारने की। तो जैसे ही मिस्टर दिवाकर यूं कहते हैं कि किसी को किसी अखबार को खरीदने की बीमारी लगी हुई है, कोई किसी अखबार को खरीद रहा है, किस लिए खरीद रहा है? सांस्कृतिक स्तर सुधारने के लिए। ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये व्यंग्य कटाक्ष
सेठ बाजोरिया फिर से सहन नहीं कर पाते हैं और फिर सेठ बाजोरिया कहते हैं कि मिस्टर दिवाकर, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप जो आवाज के बारे में आप यूं सोचते हैं कि मैं आवाज खरीद कर मैं वही करने वाला हूं जो अन्य लोग करते हैं। मैं भी उसी प्रकार से चाहता हूं कि जो अन्य लोग चाहते हैं। मैं सांस्कृतिक स्तर सुधारने के लिए, मेरा मतलब कुछ भी स्वार्थ का नहीं है। मैं स्वार्थ की पूर्ति के लिए आवाज नहीं खरीद रहा हूं। और फिर सेठ बाजोरिया अपनी वाली पे आते हैं और वो यूं कहते हैं, मिस्टर दिवाकर, आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। याद कीजिए, मैंने अखबार को खरीदने के लिए आपसे संपर्क नहीं किया था, आपने मुझे कहलवाया था। और आपको जब जरूरत थी तब तो आपने कहा, और अब आप जब मैं आ गया हूं आवाज के शेयर खरीदने के लिए, आपने बुलाया और आपके कहने पर जब मैं आपके शेयर खरीदने के लिए आ गया हूं तो आप इस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, आप इस प्रकार की चोटें कर रहे हैं मुझ पर। और जैसे ही मिस्टर दिवाकर ये बात सुनते हैं कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आप भूल गए हैं कि आपने मुझे बुलाया था, मैं खुद नहीं आया, तो दिवाकर फिर कहते हैं कि ओ सॉरी मिस्टर बाजोरिया, गलती हो गई। भाई, मैं बोल भी कैसे सकता हूं, आप तो ग्राहक हैं, मैं तो गरजमंद हूं। आप गरजमंद का मतलब मैं गरज वाला व्यक्ति हूं। मुझे तो आपकी आवश्यकता है तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, मुझे तो चुप रहना चाहिए था, मुझे तो हाँ जी करना चाहिए था। यानी यहाँ पर दिवाकर जी का मतलब ये है कि मैं गरजमंद हूं, आप ग्राहक है, तो मुझे इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ही मिस्टर दिवाकर इस प्रकार से कहता है कि मैं तो गरजमंद हूं, आप तो ग्राहक है, मुझे आपसे इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए थी, उसी समय सेठ बाजोरिया वापस बोलते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। अब देखिए, यहां पर सेठ बाजोरिया कितनी नम्रता के साथ बात कर रहे हैं। किस लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि वो आवाज को किसी भी हालत में खरीदना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दिवाकर कहीं भी नाराज हो जाए और नाराज होकर वो अपने आवाज को बेचने की मनसा ही बदल दे। इसलिए वो जैसे तैसे करके आवाज के संपादक दिवाकर की सारी बातें सुन रहे हैं। हालांकि इन्होंने बहुत पैसा लगाया है। फिर दिवाकर कहते भी हैं कि मुझे तो बोलने का हक भी नहीं है, आपने मेरे लिए बहुत एहसान किए हैं। अरे, मेरी पत्नी बीमार है तो हॉस्पिटल में आपने तो पैसा भी पानी की तरह बहाया है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो फिर सेठ बाजोरिया कहते हैं, नहीं नहीं दिवाकर जी, आप तो गलत जगह लेकर जा रहे हैं, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था, आप इस प्रकार की बातें मत सोचिए, ऐसी कोई बात नहीं है, अपन दोनों एक ही हैं। यहाँ पर मिस्टर बाजोरिया काफी बार तो टहलते हुए बात करते हैं, काफी बार बैठकर बात करते हैं, जवाब देते हैं, परंतु जब भी किसी बात का जवाब देते हैं तो मिस्टर दिवाकर के समक्ष बहुत ही नम्रता से जवाब देते हैं, विनम्रता से जवाब देते हैं। अब यहाँ पर सेठ बाजोरिया कहते हैं कि मिस्टर दिवाकर, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और हाँ, मैं मेरे अखबार में किसी भी संपादक को गलत नहीं कहता, मैं उनकी स्वतंत्रताओं का हनन नहीं करता, मैं मालिक की तरह रहता ही नहीं हूं और मैं इस तरीके का व्यवहार भी नहीं करता कि जिससे मेरे संपादक की, मेरे लोगों की आवाज दबानी पड़े, मैं इस प्रकार का व्यवहार करता ही नहीं हूं। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मेरे संपादक कभी भी अपनी आवाज नहीं दबाते, वो जो चाहते हैं वो लिखते हैं। जैसे ही सेठ बाजोरिया ऐसी बातें कहते हैं कि मेरे अखबार में इस प्रकार का नहीं होता, मैं अन्य लोगों के जैसा नहीं हूं, अन्य लोग जो मालिक हैं वो अपने संपादक की आवाज दबा देते हैं, अर्थात जो लिखता है उससे मैटर चेंज करवा देते हैं, अपनी मानसिकता के अनुसार लिखवाते हैं, बड़ों की, उच्च वर्ग की प्रशंसा लिखवाना पसंद करते हैं। तो सेठ बाजोरिया कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूं। तो मिस्टर दिवाकर कहते हैं, अच्छा, तो फिर चटर्जी ने, यानी इनके सेठ बाजोरिया के एक अखबार में
एक चटर्जी, मिस्टर चटर्जी नामक एक संपादक है, उन्होंने एक बार गृह मंत्री के बारे में टिप्पणी कर दी थी, गृह मंत्री के बारे में टिप्पणी कर दी थी। और जैसे ही उन्होंने गृह मंत्री पर टिप्पणी की, उनके किसी भाषण पर टिप्पणी की, तो वैसे ही सेठ बाजोरिया चटर्जी को अपने कैबिन में बुलाते हैं, अपने ऑफिस में बुलाते हैं और फिर चटर्जी को डांट लगाते हैं कि आपने इनके विरुद्ध यानी गृह मंत्री के विरुद्ध इस प्रकार की टिप्पणी छपवाई क्यों, अखबार में क्यों लिखी आपने, इस प्रकार से डांट लगाते हैं। हालांकि चटर्जी ने जो लिखा था वो बिल्कुल सही था। तो दिवाकर उसी उदाहरण को लेकर आते हैं और वो यूं कहते हैं कि अच्छा, आप तो संपादक की आवाज को दबाते नहीं है। तो चटर्जी ने जो लिखा था गृह मंत्री के विरुद्ध, उसके लिखे के लिए चटर्जी को अपने कैबिन में बुलाकर किसने डांट लगाई थी? आप तो नहीं होंगे ना। इस प्रकार से व्यंग्य कटाक्ष कहते हुए मिस्टर दिवाकर कहते हैं, तो कहते हैं कि आप तो नहीं होंगे। तो सेठ बाजोरिया कहते हैं कि नहीं, वो बात अलग थी। कैसे अलग थी? अजी, गृह मंत्री मेरे मित्र हैं। अब आप सोचिए, आपके मित्र की कोई बुराई आपके ही अखबार में लिख दे तो कैसा रहेगा? तो मिस्टर दिवाकर कहते हैं कि अच्छा, आपके मित्र हैं, तो आपके मित्र उस टाइम कहाँ गए थे? आप मित्रता निभाने वाले आपके मित्र हैं, मित्रता निभाते होंगे आप, और मित्रता निभाने के लिए आपने चटर्जी को भी डांट लगाई। तो उस समय कहाँ गए थे जिस समय आपके ही ऑफिस के आगे से गृह मंत्री को बंदी बनाया गया था, पुलिस पकड़ कर लेकर गई थी और आप वहीं थे? उस टाइम आपकी मित्रता कहाँ गई थी? तो बाजोरिया सुन रहे होते हैं, बाजोरिया कुछ बोल नहीं पाते। तो दिवाकर कहते हैं कि हाँ, उस समय वो गृह मंत्री नहीं थे, उनके पास पद नहीं था, तो इसलिए आपने उनकी सहायता नहीं की। मुझे ये बताओ कि जब पहले उनके साथ आपकी मित्रता नहीं थी, तो एकदम ही गृह मंत्री बनते ही उनके साथ मित्रता कैसे होगी? और फिर वहां पर दिवाकर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, और वो बहुत बड़ी बात ये होती है, ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि उस व्यक्ति को आप समझाते हैं जिस व्यक्ति का अखबार नवीसी में, जिस व्यक्ति के अखबार नवीसी में बाल सफेद हो जाते हैं, उस व्यक्ति को आप समझाते हैं, उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति जो अनुभवी व्यक्ति है अखबार के संबंध में, वो जानता है कि अखबार में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, सारी चीजें समझता है। उस व्यक्ति को, मान लीजिए कि कोई गृहिणी है, वो रोटी बनाती है, अब वो रोटी बनाती है तो जाहिर सी बात है कि उसको रोटियां बनानी तो बहुत अच्छे से आती होगी। अब कोई भी एक अन्य महिला आकर उसे रोटी बनाने के बारे में बताए, जिसने मतलब लगभग अपनी पूरी उम्र में रोटियां बनाई है, उसको आकर कोई अन्य महिला रोटी बनाने के बारे में बताए कि भाई रोटी इस प्रकार से बनानी चाहिए, तो वही वाली बात होगी ना कि जिसके बाल सफेद हो गए जो काम करते करते, उसको सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी दिवाकर इसी प्रकार से व्यंग्य कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि उस व्यक्ति को समझाया जाता है जिस व्यक्ति के अखबार नवीसी में बाल सफेद हो जाते हैं, अर्थात जिसका अखबार और अखबार के संपादक लिखते लिखते बाल सफेद हो गए हैं, उस अनुभवी व्यक्ति को आप बुलाकर डांटते हैं और उस व्यक्ति को आप बता रहे हैं कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो मिस्टर दिवाकर, आपको तो मैं खूब समझ रहा हूँ, आप क्या हैं और आप किस तरीके से व्यवहार करते हैं। आप संपादक को कितनी स्वतंत्रता देते हैं, आप अपने लोगों को कितनी स्वतंत्रता देते हैं लिखने के लिए। और इस प्रकार से आज मिस्टर दिवाकर अपना अखबार, अपने अखबार के शेयर, आवाज के शेयर सेठ बाजोरिया को बेचने जा रहे हैं। सेठ बाजोरिया के बहुत बड़े एहसान है, फिर भी देखो एक सच्चे व्यक्ति की आवाज जिसको कोई दबा नहीं सकता। इस प्रकार से मिस्टर दिवाकर है वो उनको बताते हैं कि आपने कहां पर क्या किया था,
और सेठ बाजोरिया जो दो चेहरे रखते हैं, उनके पिछले चेहरे की हकीकत मिस्टर दिवाकर उनके सामने रखते हैं। सेठ बाजोरिया है वो अपनी सफाई पर सफाई देते जा रहे हैं, परंतु मिस्टर दिवाकर जो सेठ बाजोरिया के बारे में पूरी पहचान रखते थे, एक पत्रकार के पास हर एक न्यूज़ होती है तो पहचान रखते थे, तो उनके पास हर एक आवाज़ का तोड़ था, हर एक आवाज़ का उत्तर था, हर एक प्रश्न का जवाब था। तो इस प्रकार से दोनों आपस में बात कर रहे हैं और जब मिस्टर दिवाकर इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि आप उसको समझाते हो जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, तो दिवाकर की इस व्यंग्यपरक बात पर मिस्टर बाजोरिया की क्या टिप्पणी होती है, सेठ बाजोरिया इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये भी अपन देखेंगे, परंतु अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।